आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। जो भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हुआ था यह किस प्रकार हुआ था, तो इसके बारे में एकदम शुरुआत से जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो इसे आप कहानी की तरह समझें, जिससे आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और ज़्यादा देर तक आपको याद रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। तो सबसे पहले 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह 1608 में भारत पहुंची। तो उस समय वह पूर्ण रूप से एक व्यापारिक कंपनी था। जब यह भारत पहुंचा था 1608 ईस्वी में, तो यह व्यापार करने के लिए भारत में आया था, इसीलिए वह उस समय व्यापारिक कंपनी के रूप में जाना गया। यहाँ पहुंचने के बाद भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति और व्यापक अराजकता का लाभ उठाते हुए कंपनी ने शस्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया। जो ब्रिटिश कंपनी थे यह तो व्यापार करने के लिए आए, लेकिन भारत में कमजोर राजनीतिक स्थिति और व्यापक अराजकता का लाभ उठाते हुए यह अपना शासन को मजबूत बनाने लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, तो इसे हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का स्वामी बना दिया। जो रॉबर्ट क्लाइव थे इन्होंने प्लासी के युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्हें हराकर बंगाल का यह स्वामी बन गए। इसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, इसे जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नींव रख दिया। यहीं से जो ब्रिटिश साम्राज्य थे यह अपना नींव रख दिए, यानी कि बहुत ही मजबूती से अपना शासन भारत पर जमाने लगे। तो ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में निहित प्रमुख व्यक्ति। तो चलिए देख लेते हैं ब्रिटिश शक्ति को भारत में किन्होंने विस्तार किया था। तो सबसे पहले है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड डलहौजी। ये सभी मिलकर भारत में ब्रिटिश शक्ति का बहुत ही मजबूत तरीके से विस्तार किए थे। इन्होंने तत्कालीन भारतीय परिस्थिति का लाभ उठाकर केंद्रीय सत्ता का अभाव, राजनीतिक और अस्थिरता, ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपना प्रतिनिधित्व भारत में मजबूत करना प्रारंभ कर दिए। अंग्रेज गवर्नर द्वारा भारत में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में कहा जाता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है इन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य का नींव रखी थी। जो रॉबर्ट क्लाइव थे इन्होंने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों जीत लिए और इसी के बाद अंग्रेजों का नींव यहाँ से रखना प्रारंभ कर दिए। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, तो इन्होंने इस नींव को मजबूत किया। जो वॉरेन हेस्टिंग थे इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निकाले और यहीं से जो ब्रिटिश सरकार का विस्तार था यह मजबूत होना प्रारंभ हो गया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। तो इन्हें कहा जाता है कि यह इमारत खड़ी करनी प्रारंभ किए। इसके बाद है लॉर्ड वेलेजली। जो लॉर्ड वेलेजली थे इन्होंने उस इमारत को पूरा किया और बाद में गवर्नर जनरल ने उसे अंतिम शक्ल प्रदान किया। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ विजय अथवा कूटनीति के उद्देश्य से कई छोटे बड़े युद्ध किया। जो भारतीय राजा थे इनके साथ अंग्रेजों ने बहुत से कूटनीतिक युद्ध किए और 1857 तक अपनी कूटनीति, षड्यंत्र, राजनीति और युद्धों से संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया।
जो अंग्रेज साम्राज्य था, इन्होंने 1857 तक अपनी कूटनीति, षड्यंत्र, राजनीति और युद्धों से संपूर्ण भारत पर लगभग अधिकार कर लिया था। इसी कारण हमें 1857 का विद्रोह देखने को मिला था। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ाया जा चुका है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो भारत उस समय सामाजिक धार्मिक दृष्टि से विभिन्न वर्गों में, जाति में और संप्रदाय में विभक्त था, जिस कारण वह ब्रिटिश के विरुद्ध एकजुट होकर बड़ा प्रतिरोध नहीं कर सके। उस समय भारतीय समाज धार्मिक दृष्टि से विभिन्न वर्गों, जाति, संप्रदाय में बटा हुआ था और जिस कारण वह सभी एकजुट होकर इनके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते थे, जिस कारण ब्रिटिश साम्राज्य बहुत ही तेजी से अपना विस्तार प्रारंभ कर दिए। ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक युद्ध के साथ साथ भारत पर प्रभुत्व बनाए रखने हेतु निम्नलिखित 3 प्रमुख नीतियां अपनाई थी। ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजनीतिक युद्ध के साथ साथ भारत पर अपनी प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इन्होंने प्रमुख 3 नीतियां अपनाई थी। पहला है रॉबर्ट क्लाइव की द्वैध शासन, दूसरा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और तीसरा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति सिद्धांत। तो चलिए इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का द्वैध शासन। तो प्लासी का युद्ध 1757 का परिणाम बंगाल विजय के रूप में सामने आया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी बंगाल प्रांत का स्वामी बन गया। जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, तो इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव हरा देते हैं, जिसके बाद यह बंगाल का स्वामी बन जाते हैं। और उसी के कुछ समय बाद बक्सर का युद्ध 1764 में प्रारंभ होती है और इसे भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जीत ली जाती है। तो इसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है और इसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। इसके बाद जो द्वैध शासन है, यह बंगाल में प्रारंभ होती है 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक। तो द्वैध शासन में अंग्रेज सरकार के साथ वहाँ के स्थानीय राजा दोनों मिलकर शासन प्रणाली को चलाते थे, परंतु जो स्थानीय राजा थे वह अंग्रेज सरकार के साथ कठपुतली के रूप में कार्य करते थे। द्वैध शासन में जो वहाँ के राजा है और जो ब्रिटिश सरकार है, यह दोनों मिलकर अपना सत्ता चलाते थे, परंतु जो स्थानीय राजा थे यह ब्रिटिश सरकार के सिर्फ कठपुतली के रूप में कार्य करते थे, यानी कि जो भी कार्य होता था वह तो अंग्रेज सरकार ही करते थे, बस यह कठपुतली के रूप में कार्य करते थे। द्वैध शासन का प्रभाव। तो द्वैध शासन के क्या क्या प्रभाव बंगाल पे पड़े थे, इनके बारे में देख लेते हैं। तो द्वैध शासन के कारण बंगाल में अराजकता व भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके कारण व्यापार नष्ट हो गए, उद्योग धंधे चौपट हो गए एवं किसान भयानक गरीबी व भूखमरी के शिकार हो गए। तो द्वैध शासन के कारण बंगाल में अराजकता व भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न होती गई। इसके कारण जो व्यापार थे यह नष्ट हो गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपना व्यापार लगाने लगे थे। जो भी हस्तशिल्प व्यापार थे इनको बहुत ही हानि पहुंची, उद्योग धंधे चौपट हो गए और किसान भयानक गरीबी और भूखमरी के शिकार हो गए, यानी कि जो किसान थे इन पर भी दबाव डाले जाने लगा कि आप यही खेती कीजिए, और जो लगान का दर था ये भी उच्च रखा गया, जिससे किसान की गरीबी बढ़ती गई, जिस कारण भूखमरी का वह शिकार हो गए। व्यापारियों की स्थिति भिखारी जैसा हो गई। समृद्ध और विकसित उद्योग विशेषत रेशम और कपड़ा उद्योग नष्ट हो गए। जो भी भारत की अपनी उद्योग थे जैसे कि रेशम और कपड़ा का उद्योग, ये सभी नष्ट हो गए और जो व्यापारी थे इनकी स्थिति तो भिखारियों की जैसी हो गई थी। ये सभी द्वैध शासन के प्रभाव थे।
द्वैध शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का बहुत ही ह्रास हुआ। ठीक है ना, जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग थे इनका बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपना उद्योगीकरण बहुत ही तेजी से कर रहे थे, अपना उद्योग का विस्तार बहुत ही तेजी से कर रहे थे और अपना फैक्ट्री हर जगह बैठाने लगे, जिस कारण भारतीय हस्तशिल्प को बहुत ज़्यादा हादसे हुआ। तो द्वैध शासन के समय 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे 1 करोड़ लोग भूख के कारण मर गए। 1770 ईस्वी में जब द्वैध शासन चल रहा था तो उसी समय बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ती है, जिसमें लगभग 1 करोड़ उस समय भूख के कारण मारे गए थे। के.एम. पन्निकर ने द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य कहा है। मोस्ट वीवीआई के.एम. पन्निकर के द्वारा जो द्वैध शासन था इसे डाकुओं का राज्य कहा गया है। इसके बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। जो वॉरेन हेस्टिंग थे इन्होंने 1772 में द्वैध शासन प्रणाली को बंगाल से समाप्त कर दिया। तो इसके बाद है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। इनसे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करके कंपनी के राज्य का विस्तार किया। यह भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करते थे, जिससे कंपनी का ज़्यादा तेजी से विस्तार होना प्रारंभ हो गया। तो सहायक संधि कहते किसे है? तो सहायक संधि में 2 या 2 से अधिक शक्तियों के बीच अपने सुरक्षा हेतु आपसी समझौता करना, इसी को सहायक संधि कहा गया है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद बना था। जो हैदराबाद है इसी ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो वह थे हैदराबाद। तो सहायक संधि की विशेषता, इसकी विशेषता क्या थी? देशी रियासत जो भी सहायक संधि स्वीकार करेगी वह कंपनी के स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को ऋण या नौकरी नहीं देगी। यानी कि जो भी देशी रियासत सहायक संधि को स्वीकार करेगी वह कंपनी के बिना स्वीकृति के किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य में ऋण या नौकरी नहीं देगी। देशी रियासत कंपनी के अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी। देशी रियासत की रक्षा के लिए कंपनी वहां अपनी सेना रखेगी, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। ठीक है ना, यह सभी सहायक संधि की विशेषता थी, लेकिन इन सभी से भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा हास्य हुआ। तो सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ हुआ, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सहायक संधि कंपनी के लिए वरदान सिद्ध हुआ और इससे कंपनी को निम्नलिखित लाभ हुए। तो चलिए देख लेते हैं सहायक संधि से कंपनी को क्या क्या लाभ प्राप्त हुए थे। तो पहला है देशी रियासत से फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया। जो भी फ्रांसीसी यहाँ पे रहते थे उन सभी का पूर्णतः सफाया हो गया। दूसरा, कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया। कंपनी की प्रतिष्ठा एवं शक्ति में वृद्धि हुई इससे। तीसरा, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई संघ नहीं बना सकते थे। और चौथा, सहायक संधि के फलस्वरूप कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाएं काफ़ी बढ़ गई। तो सहायक संधि से कंपनी को यह सभी लाभ प्राप्त हुआ। सहायक संधि का देशी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो सहायक संधि था इससे देशी रियासत पे क्या प्रभाव पड़ा। हमने पीछे देखा कि जो सहायक संधि था यह कंपनी के लिए तो वरदान साबित हुआ था, लेकिन
देशी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सहायक संधि अंग्रेज कंपनी के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, वही देशी राज्यों को इस प्रणाली से अत्यधिक हानि पहुंची। ठीक है ना, इससे देशी रियासत को काफ़ी हानि पहुंची। सहायक संधि की वजह से देशी रियासत सिर्फ नाम मात्र के शासक बनकर रह गए थे। जो भी उस समय शासक थे वह सिर्फ नाम मात्र के शासक बनकर रह गए थे, क्योंकि जो भी सत्ता प्रणाली का कार्य होता था यह कंपनी के द्वारा चलाया जाता था। तीसरा, सहायक संधि की वजह से राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गया था। और चौथा, देशी रियासत कई हद तक ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गया था। ठीक है ना, जो भी देशी रियासत थे यह काफ़ी हद तक ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए थे, क्योंकि उनका तो दिवालिया हो गया था, इसलिए वह कंपनी पर निर्भर हो गए। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति सिद्धांत 1848 से 1856 ईस्वी तक चला। तो चलिए लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हड़प नीति सिद्धांत कहते किसे हैं, तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं। यदि किसी राजा का अपना पुत्र नहीं हुआ और उसने किसी अन्य पुत्र को गोद ले लिया तो उसे अगला राजा नहीं बनाया जाएगा और उसे हड़प नीति के सिद्धांत के द्वारा अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इसी को हड़प नीति सिद्धांत कहा जाता है। तो आसान भाषा में समझ ले तो उस समय जो भारत की शासन प्रणाली थी यह वंशानुगत थी, यानी कि राजा के बाद उनका बेटा अगला शासक बनते थे। परंतु हड़प नीति सिद्धांत का मानने यह था कि यदि किसी राजा का अपना पुत्र नहीं हुआ और उसने किसी अन्य पुत्र को गोद ले लिया तो उसे अगला राजा नहीं बनाया जाएगा और उस राज्य को हड़प नीति सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। तो हड़प नीति को अन्य व्यक्तिगत का सिद्धांत, गोद निषेध प्रणाली और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, जो हड़प नीति का सिद्धांत है इसे व्यक्तिगत का सिद्धांत, गोद निषेध प्रणाली और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय भारतीय रियासत 3 प्रकार के थे। जो उस समय भारतीय रियासत थे यह 3 वर्गों में बांटे गए थे। पहले वह जो अंग्रेजी साम्राज्य से आज़ाद थे, यानी कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। दूसरा वह जो सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, यानी कि वह जो सहायक संधि स्वीकार करके ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिले हुए थे। और तीसरा वह जिसे अंग्रेजों ने युद्ध में हरा दिया था। ठीक है ना, इस प्रकार जो भारतीय रियासत थे यह उस समय 3 वर्गों में बटे हुए थे। पहले वह जो पूरी तरह से आज़ाद थे, दूसरे वह जो सहायक संधि स्वीकार किए थे और तीसरे वह जो युद्ध में हारे हुए थे। तो अंग्रेजों द्वारा हड़प नीति से लिए गए राज्य या रियासत, तो चलिए देख लेते हैं अंग्रेजों के द्वारा किन किन राज्य और रियासत को हड़प नीति सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में 1848 में मिलाया गया था। इन सभी के बारे में डिटेल से हड़प नीति सिद्धांत में पढ़ाया जा चुका है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा जैतपुर, इसे 1849 में। तीसरा संभलपुर, इसे भी 1849 में शामिल किया गया था। चौथा बघात 1850 में। पाँचवा उदयपुर 1852 में। छठा झांसी को 1853 में, इसे भी अंग्रेज साम्राज्य में मिलाया गया था। तो यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि झांसी को हड़प नीति सिद्धांत के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया था, तो 1853 को। सातवां नागपुर 1854 को और आठवां करौली 1855 को और अंतिम अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हड़प नीति के परिणाम। भारत में ब्रिटिश कंपनी के राज्य सीमाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ। हड़प नीति के द्वारा जो ब्रिटिश साम्राज्य था, इनका विस्तार काफ़ी तेजी से होने लगा। दूसरा, डलहौजी के इस नीति से देश की प्रजा में असंतोष की भावना बढ़ी, जिससे ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह का भावना प्रारंभ हो गया। तीसरा, डलहौजी के इस सिद्धांत के कारण 1857 का विद्रोह का यह एक कारण बना। ठीक है ना, जो हड़प नीति सिद्धांत था, यह 1857 के विद्रोह का एक कारण में से एक है। डलहौजी के हड़प नीति सिद्धांत को 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो यह हड़प नीति सिद्धांत था, तो इसे 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अधीनस्थ संघ की नीति। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश समझ गए थे कि भारत में रहना इतना आसान नहीं है। यदि भारत में रहना है तो हमें भारतीयों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना होगा। तो उसी को अधीनस्थ संघ की नीति कहा गया, जिसमें भारतीयों को भी कुछ हद तक अधिकार मिलने शुरू हो गए। तो 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि यह विद्रोह विलय एवं रियासतों के प्रति अलगाव की नीति का परिणाम था। तो इसके बाद अंग्रेजों ने साझा किया कि भारतीयों को साथ सहयोग करके शासन चलना पड़ेगा। ठीक है ना, वह समझ गए कि भारतीयों को भी अब साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो इसके बाद बहुत सी नीति बनाई गई और उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। इसके बाद है बराबर संघ की नीति। 1935 से 1947 ईस्वी तक बराबर संघ की नीति चली। तो बटलर कमेटी की सिफारिश के उपरांत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं को अपने पक्ष में बनाए रखने का प्रयास किया। जो भी भारतीय राजा थे, उन्हें अपने पक्ष में रखने का प्रयास किया था। भारतीय राजाओं को गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया जाने लगा। जो उस समय जो भारतीय नेता थे, उन सभी को गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया जाने लगा, जिससे यह पता चले कि जो भी अंग्रेज है और भारतीय है, ये सभी बराबर है। इसी को बराबर संघ की नीति कहा गया। 1935 के अधिनियम में यह सुनिश्चित किया गया कि प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में राजाओं का सम्मिलित होना उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। जो भी उस समय देसी रियासत थे, उनके राजा को अखिल भारतीय संघ में शामिल होना, यह सभी उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। वह चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं या अपनी अलग रियासत को चला सकते हैं। इसके बाद 1935 के अधिनियम में भारत की संघीय विधायिका में कुल 375 स्थान में से 125 स्थान एवं उच्च सदन में 260 में से 104 स्थान देसी रियासत के लिए निर्धारित किए गए। ये सभी प्रावधान भारतीयों को देना प्रारंभ हो गया 1935 सरकार अधिनियम से। तो आज का थ्योरी यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर टू, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब पहुंची? ऑप्शन डी 1608 में। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ऑप्शन बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्वेश्चन नंबर फोर, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत में सहायक संधि को किसने लागू किया था? ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हड़प नीति सिद्धांत को भारत में किसने लागू किया?
ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7, डलहौजी के हड़प नीति सिद्धांत को किसने समाप्त कर दिया? ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग ने। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास